लाइट क्यों जला रहे हो? लाइट है नहीं क्या? लाइट है बंद मार दे। चलो बैठो। नहीं है लाइट तो बच्चों आप लोग कल क्यों नहीं आए थे बताओ पहले तो। बाहर इतनी ज्यादा भी नहीं हो रही थी, मैं भी आया था। लाइट नहीं है ना तभी तो, लेकिन लाइट आया चला गया। हाँ बताओ। 1.5 बजे तक बारिश हुई है, तब बताओ कैसे आया था? ये वीरवार कैसे आया था? वीरपाल पास में है मेरे गांव, वो रास्ता तो बंद है। चलो चलो तुम नहीं आ पाते, और बच्चे बताओ यहाँ पीलीभीत के कैसे कितने बच्चे थे जो नहीं आए थे? तो आप लोग सब पीलीभीत, चलो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हारी नहीं थी और इसमें थी सब। बेटा आप लोग देखो, मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं आओगे तो ये आपका ही लॉस है। और दूसरा आप लोग ये समझा करो, सब बच्चों को ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ। और हम लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहे हो। 10-12 बच्चे रहते हैं, 12-13 बच्चे जो लास्ट तक रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। और वहां पे मैं कोई, चलो पहले सबको आने दो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। आज पंखा नहीं चल रहा है। तो कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, उसको एक बार अच्छे से देखो आप लोग। कल हमने जहां तक पढ़ा दिया था उसको एक बार रिवाइज कर लो आप लोग, ठीक है? एक बार रिवाइज करो, फिर मैं पूरा समझा रहा हूँ आप लोग, ठीक है? लाइट में देखकर पंखे भी बंद हो गए। नहीं पंखे अगर आप चलाओगे तो ये बंद हो जाएगा फिर। अब लाइट यहाँ की ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें भाई? तुम लोग तो बैठे हो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नीचे ज्यादा। अभी सब बच्चे आ गए और बच्चे बाहर आएंगे? आ गए सभी? क्या कर रहे हैं आप? बेटा सबको बुलाना। चलो चलो, तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से, आप लोग अपने डेली कोचिंग आया करो, कोचिंग मिस मत किया करो पहली बार, ठीक है? बहुत छुट्टी करते हैं मेरे, ये लॉस आपका हो रहा है क्योंकि आप लोग अगर नीट की तैयारी कर रहे हो छुट्टी मत किया करो पहली बार, सही है? हमको सोचना चाहिए। और दूसरा क्या है, मैंने आपसे कहा था आप 12th में नहीं काम पूरा कर लोगे तो बात बन जाएगी। नीट का मतलब कुछ अलग होता है। 12th में क्या होता है, आप लोग छुट्टी करते थे, क्या करते थे, बाद में काम पूरा कर लिया, पता है बाद में रट लेंगे वो आंसर लिखाएंगे आगे। यहाँ ऐसा नहीं होता है। हो सकता है मैंने कल पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आए तो, और पूरे दिन आप प्रेजेंट रहो हर दिन, लेकिन एक दिन ना रहो उसी 2 क्वेश्चन आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग प्रेजेंट रहो डेली। ये मैं समझा रहा हूँ, बार-बार समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो सब बच्चे। बेटा नीट तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ऐसा सुनना कि कक्षा फर्स्ट ईयर में हो या 10th में हो, जो बार-बार आपको बताना पड़ेगा, छोटे बच्चे हो। दूसरा क्या है, आप लोग ऑनलाइन क्लास में क्यों नहीं आते हो? अरे अब मैं वही तुलना करता हूँ, मैं 10 मिनट देता हूँ आप लोग ज्वाइन होने की। और आप लोग 1 घंटे के लिए थोड़ा सा मैनेज किया कुछ चीजें, और आप लोग आओगे सभी बच्चे तभी तो हमें अच्छा लगेगा क्लास देते हुए। आप लोग को बताओ, अगर आप लोग आओगे नहीं ऑनलाइन क्लास में तो मैं फिर 1 घंटा ऐसा ना कि वो गूगल मीट खोल के बैठा रहूंगा। आना भी चाहिए बच्चे, और आप लोग आओगे आंसर बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई होना चाहिए, और वो आपके फायदे के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है या कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है।
वो इसीलिए रहता है कि आप लोगों को बच्चे, सुन लो बेटा, जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं या आपको जो चैप्टर के क्वेश्चन करवाने हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसा ना गाने सुनाता हूँ आपको, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आपको ये होना चाहिए कि आप लोग आओ और वहाँ पे आप लोग अपने डाउट क्लियर करो। जैसे अभी टेस्ट हुआ था बेटा, ये बहुत जरूरी होता है कि आप टेस्ट को एक बार देखो कि हमारा गलत क्यों हुआ है कोई भी क्वेश्चन, और जब तक आप ये देखोगे नहीं तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है ना। और ये बहुत जरूरी है कि आप लोग प्रेजेंट रहो, वरना बेटा ऐसे अगर आप लोग रहोगे तो फिर ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगी, फिर तो ये लगेगा मैं भी कर दूंगा कि भाई कोई फायदा नहीं ऑनलाइन क्लास का, बच्चे आते नहीं है, समझ रहे आप लोग। और इससे बंद हो, इससे आप लोग आते रहो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 1 घंटा आप लोग मैनेज किया करो, और आपको इसीलिए पहले ग्रुप में बता दिया जाता है कि ऑनलाइन क्लास होती है आपकी, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है, उसका फायदा क्या है वो सुन लो आप लोग। ऑनलाइन क्लास का बस इतना ही फायदा है आपको, जैसे सपोज मानो किसी बच्चे को प्लांट किंगडम पढ़ना है, मान लिया, अब हम दोबारा तो यहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा सकते ना, रिवीजन करवाने का टाइम नहीं इतना ज्यादा होगा, लेकिन बाद में होगा, रिवीजन में होगा लेकिन बाद में होगा, अभी तो नहीं होगा। अब मान लिया अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि रिवीजन हो जाए अभी, तो आप लोग मुझसे कह सकते हो कि सर प्लांट किंगडम क्वेश्चन करवा दो आज। अब मैं आपको अगर पीडीएफ करवाता हूँ तो मैं समझाता हूँ ना, तो एक्सप्लेन करता हूँ हर चीज, और अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। और बेटा ये बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन करने से पहले आपको ये भी पता हो कि हम लोग क्वेश्चन करना कैसे, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत बच्चे इसी में, जैसे अगर मैं देखो 2 टाइप के बच्चे होंगे जो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेरे साथ लगा रहे होंगे, उनको मैं 10 क्वेश्चन दूं, और एक बच्चा वो है जो क्वेश्चन से भाग रहा है, खाली थ्योरी पढ़ रहा है बस, उन्हें 10 क्वेश्चन दूं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ जो टाइम पीरियड का टाइम वो होगा ना, दोनों में वो आधे का और दुगने का फर्क होगा। एक बच्चा वही क्वेश्चन करेगा 1 घंटे में मान लिया, और तो वो बच्चा दूसरा कर देगा 30 मिनट में, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। सब कुछ नीट में ध्यान रखना है आपको, सब कुछ नॉलेज नहीं होता, आप कितना भी पढ़ लेना, अगर आपको तरीके नहीं बताएं क्वेश्चन का कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन में हमें टाइम अगर लेंथी है तो उसको कैसे शॉर्ट टाइम में करना है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तभी तो आप लोग 3 घंटे में पूरा पेपर कर पाओगे 180 क्वेश्चन, वरना तो बेटा आपके 2 घंटे में तो बायोलॉजी हो पाएगी खाली, अगर आप लोग ऐसे करोगे। और अपना थोड़ा सा क्वेश्चन की सुनो, क्वेश्चन करने का जो होता नहीं है एक टाइम पीरियड, वो बहुत कम करो कि आपको जल्दी समझिए कैसे उसका आंसर निकालना है। और जो बच्चा ये कर पाएगा वही ध्यान रखना 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा 3 घंटे में, वरना बेटा आधा पेपर तो आप देख ही नहीं पाओगे, तब तक आप देखोगे पीछे 3 घंटे हो गए क्या, हाँ हो गए, समझ रहे हो। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग क्वेश्चन को कितने कम टाइम में कर पाते हो। और मैंने आपको बहुत तरीके बताए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन लगवाता हूँ तो ये तो बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे करना है। देखो आपको पता तो होता है कि आंसर क्या है इसका, लेकिन अगर आपको आंसर पता है फिर भी आप लोग वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वेश्चन के लिए आप अपना टाइम कम कर रहे हो। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कब आता है, ये खाली ऐसा नहीं कि मैंने समझा दिया आपने समझ लिया तो इससे आता है, इससे नहीं आता है, ये आता है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस अगर आप घर पे कर रहे हो, देखो ये भी तरीका होता है, हम लोग क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे बच्चे जैसे आज बैठे बायोलॉजी क्वेश्चन लेके, अब उनने 3 घंटे पढ़ाई की और क्वेश्चन कितने किए, मात्र 50। अब बताओ वो क्वेश्चन करने का आपको फायदा हुआ नहीं। अगर आपको चैप्टर आता है तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे वैसे नहीं कर रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो हो सकता है टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिसंबर के बाद वो कम करना थोड़ा। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हो पढ़ने में और आपको थ्योरी आता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप 50 क्वेश्चन लगाएं, तो आप लोग बहुत कितना टाइम लो, 30-40 मिनट या 50 मिनट उसमें फाइनल करो। और अगर आप कोई जैसे सपोज मैंने कहा था आपसे, जैसे आप कोई फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत लेंथी क्वेश्चन है और आपने उसमें कितना लगा दिया, आपने 30 मिनट लगा दिए और आपने उसका आंसर निकाल दिया, क्या वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है क्या, नहीं। नीट में अगर आप ऐसे करोगे, आपने 10 मिनट में कोई क्वेश्चन किया, आपने कहा आंसर तो आ गया, मजा आ गया मुझे, बेटा आपने उन 10 मिनट खराब किए जो वो अगले 10 क्वेश्चन आपने गलत कर लिए। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ ये बात, अगर आप देखो 80% बच्चे जब आते हैं पेपर देके, अभी देखो एक बात और सुनो आप लोग, आप 3 घंटे का पेपर देने जाओगे, ठीक है, और वो साल में एक बार ऐसा टाइम होगा कि आपको 3 घंटे पेपर देने का टाइम मिलेगा, 3 घंटे मिलेगा एक साल में। और बेटा अगर आपका एक भी गलती धोखे से रह गया तो आपका पूरा साल बेकार हो गया। 80% जब पेपर देके बच्चे आते हैं तो उसी दिन कहते हैं खाली कि सर हमारे पास टाइम नहीं था वरना मैं कर देता।
या ये कहते हैं कि फिजिक्स के 10 क्वेश्चन छूट गए, देख ही नहीं पाया, इतना टाइम। 80% बच्चे ये बात कहते हैं, और वो खाली 3 दिन तक कहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं पूरी साल तक। फिर वो 3 घंटा पेपर देने जाएंगे, फिर उसके बाद आके वही बात कहेंगे। आप लोग वो बात पूरी साल ध्यान रखो ना कि मेरा पेपर क्यों छूटा। और मैं आपको बता दूं, जो तुम्हारे लिए जो भी पेपर आता है वो ऐसा नहीं कि वो ऐसे उन्होंने बनाया कंप्यूटर से टाइप करके वो आपको भेज दिया। वो पहले उसको पूरा देखते हैं कि बच्चे 3 घंटे में कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। कभी ये मत कहना कि पेपर लेंथी था। अगर पेपर एक लेंथी होगा, मान ली फिजिक्स लेंथी होगी तो केमिस्ट्री बहुत ईजी होगी। वो पूरा देखते हैं 3 घंटे कॉम्बिनेशन बना के कि बच्चा आराम से 3 घंटे में कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है, अब वही बात है, मैं कह रहा 2 टाइप के बच्चे हैं। एक वो है जो क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, खाली थ्योरी तो पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लेना, कितनी भी पढ़ लेना, मैं आपसे 100 बार कह रहा हूँ कि आपको 10 बार चैप्टर पढ़ लेना है, आपको पूरा आता होगा, फिर भी आप क्वेश्चन गलत कर दोगे अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया है तो। अगर आपको क्वेश्चन लगाने आते हैं तो आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग टाइम बहुत जल्दी देखा करो कि मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन कर पाता हूँ। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जैसे बच्चों को लगता है कि जैसे ऐसे रीजन वाला लेंथी क्वेश्चन होता है, या बच्चों को लगता है स्टेटमेंट वाला लेंथी होता है। दूसरा आपको मैचिंग वाले लेंथी लगते हैं कि थोड़े बड़े क्वेश्चन है मैचिंग वाले ना। इन सबकी ट्रिकें होती हैं, एक तरीका होता है करने का। ट्रिक वो वाली नहीं कि आप लोग तुक्का लगा रहे हो, ट्रिक क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है। कोई भी क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टाइम ले, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, आप चारों में ये देखा करो कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे साथ। अगर आपको पता है तो आप टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत लगाओ, बात करना। तो ऐसे बहुत तरीका होते हैं। अब वो आपको कब आएंगे, जब आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाओगे। आप घर पे तो लगाते ही हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में भी लगाया करो, ठीक है। तो आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में आना बहुत जरूरी है, इसीलिए। तो ऐसा नहीं कि आप लोग अगर नहीं आओगे तो मैं घर पे फोन करूंगा भाई बच्चा ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहा है, वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो उसको कितनी जल्दी करना है, कितना टाइम लेना है। और मैंने कहा था नीट के पेपर में बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो रोल होता है, सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट का, कि आप लोग कितने अच्छे से 180 क्वेश्चन के लिए टाइम दे पाते हो। और ये कब आएगा बेटा, जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। एक दिन में नहीं आएगा कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे कोई बात नहीं मई में लगा लेंगे क्वेश्चन, अप्रैल में लगा के मई में पेपर दे देंगे। ये सब चीजें आपको फिर बहुत दुख देंगी जब आप पेपर दे के आओगे तब, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ध्यान रखो ये बात। आप लोग घर पे क्वेश्चन लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा अगर मेरे साथ लगाओगे तो उसमें मैं यही बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे लगाना है, आपको उसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताते हो। देखो एक बात और होती है, अगर कोई टॉपिक होता है जब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर, तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक। एक बात ऐसी होती है कि आपने अपने आप से लगाया, आंसर देखा, फिर आप लोग 2 महीने बाद उसको भूल गए। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं थोड़ा तो जल्दी याद होता है ना, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी बच्चे प्रेजेंट रहो, जो सीरियस बच्चे हैं, और ऑनलाइन क्लास में आओ। और बकाया जो बच्चे सीरियस हैं हमारे साथ पढ़ाई लेके, तो आपको लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे अगर मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बायोलॉजी तो प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा आपको, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े आप लोगों की यहीं पे, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। उसके लिए आप तब करूंगा मैं जब आप सीरियस होगे बिल्कुल तब, ठीक है। चलो हम लोगों ने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था बेटा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैंने ये कहा था आप लोगों को ये समझाया था, इस चैप्टर का मतलब इसमें 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। सेल साइकिल का मतलब होता है जब हमारा सेल को डिवाइड करता है। डिवाइड का मतलब समझते हो भाई, हर कोई लिविंग सिंगल सेल से ही बनता है, और सिंगल सेल से वो मल्टी सेलुलर बन जाता है। इतने आज आपकी बॉडी में इतने सारे सेल हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, और आप किससे बने हो, खाली सिंगल सेल से। और सिंगल सेल लगातार क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। कल मैंने ये सब आपको बहुत एक्सप्लेन किया था अच्छे से। मैंने कहा था एक सेल होता है, वो लगातार क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जब सेल को डिवाइड करता है तो कुछ फेजेस से गुजरता है। जैसे मैंने कहा था बेटा, यहाँ देखो आपको बोलो मत अभी, जैसे मैंने कहा था ये मान लिया यहाँ से कोई सेल स्टार्ट कर रहा है अपना फेज को, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि पहला उसका जो फेज था वो कौन सा था बेटा, आई फेज, और इसको बोलते हैं इंटरफेज। और मैंने कहा था आई फेज में 3 फेज थे, कितने थे, एक था G1, S और G2, ये बताया था आपको। इसके बाद जब सेल यहाँ से G2 में आता है, इसके बाद स्टार्ट होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। और इसके बाद जो होता है यहाँ से वो होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी बेटा, मैंने कहा था आप लोग बताओ बेटा,
अगर हम लोग कोई सेल डिवाइड कर रहे हैं तो मान लिया किसी सेल में, एक बात खुद सोचो आप लोग, अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है, अगर किसी सेल में मान लो माइटोकॉन्ड्रिया कम है या ज्यादा है, कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट कम है ज्यादा है, कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? क्रोमोसोम। क्या है बेटा? क्रोमोसोम मतलब डीएनए। डीएनए बिल्कुल एक्यूरेट जाना चाहिए किसी दूसरी सेल में। अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस का गड़बड़ भी हुआ तो हम उसको बोलते हैं म्यूटेशन। आपको पता है डिजीज आती है। इसका मतलब जो डीएनए होता है जब वो डिवाइड करता है दूसरे सेल में जाने के लिए, आप लोग बताओ बेटा, एक सेल है मान लिया और ये सेल दो सेल में कन्वर्ट होगा कितने में? अब इसके पास 2.2 मीटर लंबा डीएनए मान लिया, तो अगर मुझे आप लोग बताओ इसके अंदर भी 2.2 मीटर लंबा डीएनए हो और इसके पास भी 2.2 मीटर लंबा डीएनए हो, तो मुझे इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा? डबल। क्या करना पड़ेगा? और डबल करने के लिए यहाँ पे एस पेज में होता है एक प्रोसेस, जिसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब आप लोग बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए अमाउंट डबल हो गया। अब मैंने आधा इस सेल में कर दिया, आधा इस सेल में कर दिया। अब आप कहोगे सर आप तो डीएनए बता रहे हो, क्रोमोसोम फिर क्या होते हैं? तो बेटा जो डीएनए होता है, डीएनए जब डिवाइड होता है तो किस फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम फॉर्म में। आप लोग ऐसे बोल सकते हो, मतलब डीएनए जब डिवाइड करेगा तो उसे पहले क्या बनना पड़ेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और कुछ नहीं है, डीएनए का कंडेंसिंग पार्ट है क्या? क्रोमोसोम। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। सही है। आप लोग बताओ इस सेल में कितने होंगे? 46। और इसमें भी कितने होंगे? क्रोमोसोम सेम रहे तो इसका मतलब डीएनए कंटेंट यहाँ पे क्या किया हमने? डबल, और उसको आधा कर दिया। ये बात समझे आप लोग? समझ गए? कल मैंने समझाया था ना कि समझा रहा हूँ, बच्चे एब्सेंट बोलते हैं। दूसरा आप लोग सुनो, मैंने एस पेज में एक बात बताई थी आपको, मैंने कहा था कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए अमाउंट डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? सेम। क्या रहते हैं? सेम। इसका मतलब क्या हुआ समझो बेटा। आप लोग बताओ, वैसे क्रोमोसोम यहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं? प्रोफेज में। कहाँ बनते हैं बेटा? प्रोफेज में बनते हैं। अगर मान लिया मैं क्रोमोसोम यहाँ बनाता, मान लो मैं बनाता, तो पता है क्रोमोसोम वन पेयर कैसे होते? ऐसे। ये वन पेयर होता। कितना होता? वन पेयर। आप लोग बताओ ये कितने हैं? 2 हैं, यानी कि वन पेयर है। अब बेटा इधर देखो, एस पेज के बाद अगर मैं यहाँ क्रोमोसोम बनाता हूँ या यहाँ बनाता, यहाँ बनते हैं हालांकि, तो वो कैसे बनते हैं? ऐसे। ऐसे बनते हैं। अब आप लोग बताओ ये भी कितना है? वन पेयर, यानी कि ये भी एक पेयर है और ये भी एक पेयर है, मतलब दोनों दो क्रोमोसोम है। आप लोग बताओ नंबर क्या सेम नहीं है? आपको क्या ज्यादा दिख रहा है? क्रोमेटिड। यहाँ एक क्रोमेटिड, यहाँ कितने हैं? 2। सही है। अब दूसरा सुनो, यही तो वो कह रहे हैं कि डीएनए अमाउंट डबल कर दिया बस, और नंबर क्या रहा? सेम। ये जैसे ऐसी बात हो गई कि मैं ये पेन है, इसको मैं, ये कितना पेन है? 1 है अभी, और मैं इसको डबल अमाउंट कर दूं, इसका इतना लंबा कर दूं, लेकिन पेन तो एक ही रहेगा, खाली लाइन पड़ जाएगी। अब मैं क्या करूं, जाके मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या करूं? इस पेन को आधा करूं और इतना कर दिया, तो जितना पहले था उतना ही है, बस उतना ही तो है। अब हम बताओ, आप लोग बताओ, इन फेजों में जब मैं कहता हूं कैरोकाइनेसिस हो रहा है तो मैं क्या करता हूं? यहां से ब्रेक डाउन कर देता हूं सेंट्रोमियर को। अब आप लोग बताओ, ये एक सेल में ये आ जाएगा, एक सेल में ये, एक सेल में ये और एक सेल में ये। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से वो वैसे हो जाएंगे, यानी कि डीएनए अमाउंट क्या रहेगा? सेम। ऐसे डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस का मतलब होता है जब मुझे डिप्लॉयड सेल से कैसी बनानी है? डिप्लॉयड। ये कहानी मैंने कल आपको बहुत अच्छे समझाई थी, जब बच्चे नहीं आते हैं वही तो मैं कहता हूँ कि आप लोग आया करो बेटा। अब मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब पूरा टाइम लग जाएगा ना वही वाला। अगले देखो, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, ये कहाँ बताया? चलो यहाँ देखो, अगर मैं दूसरा बात करूं तो मैंने कहा था आई फेज जो होता है, कौन सा फेज होता है? आई फेज होता है। आई फेज में कितने होते हैं? 3, G1, S और G2। इसमें टाइम कितना लगता है? 90%। और दूसरा जो फेज होता है वो होता है एम फेज। कौन सा होता है? और एम फेज में तुम्हारा जो होता है वो होता है क्या? मैं इसे बोल सकता हूँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, यानी कि P, M, A, T और फाइनली जो होता है वो क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। आप लोग मुझे खाली इतना बताओ, ये 2 फेज है, इस फेज में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 95%। और इसमें लगता है 5%। अब आप लोग सोच रहे हो सर
सुनो सुनो, आप लोग सोच रहे हो सर हम तो पूरे जो हम सेल साइकिल पढ़ते हैं उसमें यही पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए। बेटा आप लोग भूल क्यों रहे हो, यहाँ पे होता है एक डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? और डीएनए रेप्लिकेशन इतना है, अरे तो जला के जाएगा यार, इतना बड़ा है। सुनो, रेप्लिकेशन आपको पता है कितना बड़ा प्रोसेस होता है? आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ये इतना एक्यूरेसी वाला प्रोसेस है कि सबसे कठिन प्रोसेस तो यही है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन यहाँ में पढ़ना नहीं होता है। तो बच्चों को लगता है सर ये तो बहुत सिंपल सा आपने बता दिया, यहाँ प्रोटीन बन गया, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, जैसे मैंने कह दिया तो हो गया, और G2 में क्या हो गया? प्रोटीन बन गया। और हम पढ़ते क्या रहते हैं? ये वाला पेज हम इसलिए पढ़ते हैं कि ये दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इसको हमें पूरे चैप्टर में क्लियर करना है इस वाले में। और रेप्लिकेशन हम कहाँ करेंगे? जेनेटिक्स में क्लियर। तब आपको समझ में आएगा कि जो रेप्लिकेशन होता है, सोचो डीएनए के अमाउंट डबल होना कोई आसान बात थोड़ा है, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक भी नाइट्रोजन बेस गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे टाइम क्या लगता है? बहुत ज्यादा। दूसरा मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया था, शादी होती है, क्या होती है? शादी होती है, अरे शादी किसी की सही। तो आप लोग बताओ उसमें जो तैयारियों में टाइम लगता है वो कितना लगता है? 3-4 महीने। और शादी कितने टाइम में होती है? एक रात में। तो इसका मतलब यहाँ वही सिस्टम है, ठीक है? समझ गए आप लोग इतना? तो बेटा दूसरा है, अब आप लोग मुझे ये बताओ, एक बोल कर बेटा, बोल कर ये बताओ मुझे, मैंने कल भी एक क्वेश्चन दिया था, एक फिर से बता दे रहा हूँ जिससे आपको सेल साइकिल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक बात बोला था, मान लो कोई सेल है बेटा, क्या है? सेल है, जिससे पूछूंगा मैं बताएगा, ठीक है? इस सेल के पास मान लिया चलो 46 क्रोमोसोम है, कितने? मतलब क्रोमोसोम कितने हैं? और ये सेल कैसा है? डिप्लॉइड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने 46 लिखा है क्रोमोसोम, तो मुझे डिप्लॉइड कहना क्यों पड़ रहा है? इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आप समझ जाओ 23 पेयर है ये, वरना तो ये हैप्लॉइड हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई एनिमल हो सकता है उसके बाद 92 क्रोमोसोम, इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है डिप्लॉइड। समझ गए डिप्लॉइड का वैल्यू क्या है? ठीक है। और इसके बाद डीएनए कंटेंट कितना है बेटा? 2C। ये क्या है? डीएनए अमाउंट। क्या है बेटा? अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं एक चीज है G1, दूसरा S, तीसरा G2 और चौथा क्या है? M। आप लोग कंडीशन बताओ, G1, S, G2 में M में क्या क्या होंगी? यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्रोमोसोम नंबर, और यहाँ लिख रहा हूँ डीएनए अमाउंट, यानी कि डीएनए कंटेंट। आप लोग बताओ इनमें क्या कंडीशंस होंगी? चलो तुम बताओ, बताओ G1, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख के बता दो मुझे, ऐसा सरल लग रही है। अब तो तुम्हें पता है, जो कल बच्चे आए उन्हें पता होगा। चलो जो बच्चे नहीं आए थे वो बताओ मुझे। आप लोग बेटा पता है क्या है, डेली आओगे तो फिर मुझे पता होता है ना आपको क्या क्या पता है। अब मुझे कल इतने बच्चे एब्सेंट थे कि मुझे समझ में आ रहा है कि अब मुझे तेज पढ़ाना पड़ रहा है ये चीज, वरना कल मैंने पूरे लेक्चर में खाली समझाया था, बस 1.5 घंटे में, लोग खाली ये सैलसा के समझाया था 1.5 घंटे में। तो आप लोग इसलिए डेली आया करो, ठीक है? और थोड़ा बहुत भीग जाओगे तो क्या हो जाएगा? दवाई ले लेना, फूल का रह जाएगा। तो तुमने एक गलती की खाली लो। नहीं वो सही है। और सबने कल किया चलो तुम तो कल आई थी। और हाँ कल कौन नहीं आया था? हाँ मुझे पता है कौन नहीं आया था, उसी से पूछ लो। चलो तुम बताओ, ये बताना इस कंडीशन क्या होगी? हाँ हाँ सही है, यही आंसर होगा इसका। आप लोग बताओ, यहाँ आप लोग बताओ बेटा मुझे, क्रोमोसोम नंबर है, आप लोग बताओ क्रोमोसोम। देखो अब सुन लो ध्यान से, जीवन में खाली प्रोटीन तो बनता है, क्रोमोसोम और डीएनए मान लो कुछ चेंजमेंट आता है नहीं, तो इसका मतलब क्रोमोसोम कितने रहेंगे और डीएनए कंटेंट। सही है। अब आया एस पेज, क्या आया? एस पेज में क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए अमाउंट क्या हो गया? डबल, लेकिन क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम। यहाँ 4C हो गया। अब आप लोग बताओ G2 में सेल जाएगा तो प्रोटीन तो बनेगा, अभी आधा सुनना हुआ है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 46, और यहाँ कितना रहेगा? और जब M में सेल डिवाइड हो जाएगा तो आपको बताया वही कंडीशन आ जाएगी जो जीवन में थी, मतलब क्रोमोसोम 46 और डीएनए कंटेंट
लेकिन यहाँ पे अगर सेल की बात करेगा तो इंटू 2 रख सकते हो आप लोग, यानी कि 2 सेलों की बात हो रही है यहाँ पे, एक सेल की नहीं हो रही। समझ गए आप लोग? डीएनए कंटेंट कभी डबल नहीं कर सकते यहाँ पे, वो तो आधा करना ही पड़ेगा। समझ गए बात को? तो ये था हमारा कल सेल साइकिल, यानी कि G1 S और G2 क्या क्या कंडीशन होती है, समझ गए आप लोग? और दूसरा आप लोग सेल साइकिल के बारे में समझ गए बेटा? अभी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा और समझा दूंगा मैं आपको, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम फेज के बारे में। मतलब ये हुआ कि अगर सेल डिवाइड करना है तो पहले G1 में जाएगा, उसके बाद S, उसके बाद G2, उसके बाद एम फेज। एम फेज में प्रोफेज, मेटा, एनाटीलो और साइटोकाइनेसिस। दूसरा आप लोग ये समझ सकते हो, एक बात और समझो यहाँ पे, एक फेज होता है जी नॉट फेज। कौन सा होता है? जी नॉट फेज की कंडीशन ये होती है, ये देखो, अगर जी नॉट फेज में जाएगा कोई तो इसका मतलब ये है कि सेल अब डिवाइड नहीं करेगी। क्योंकि आप लोग बताओ बेटा, अगर कोई सेल एस फेज में नहीं आया है तो बताओ आप लोग, तो क्या उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा? और नहीं होगा तो ग्रोथ ही नहीं करेगा सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो ज्यादा होगा ही नहीं, और ज्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब सेल डिवाइड नहीं करेगी। ये फेज एक बात और सुनो, ये फेज कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि जीवन से हम स्किप करते हैं तो G2 में आ जाए, या इसको स्किप कर दें कहाँ जाए, यहाँ आ जाए। क्योंकि बेटा ये कैसे मैनर में काम कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट मैनर में। अगर जीवन में प्रोटीन बनेगा तभी रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन होगा तभी ये फॉलो करेगा इस पेज को, और ये वाला फेज इस पेज को फॉलो करेगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप बीच में मेटा फेज छोड़ दो एना फेज पे आ जाओ। ये कैसे होता है? सीक्वेंस में अरेंज होता है, और उसी को इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं साइकिल, सेल साइकिल। समझ गए? तो सेल यहाँ से डिवाइड स्टार्ट होता है, और इन फेज को फॉलो करते करते यहाँ पे क्या हो जाता है? डिवाइड। और यानी कि एक सेल कितने में बदल जाता है? 2। अब आप लोग ये बताओ मुझे, इस सुनो, अगर मान लिया हमारे अंदर सेल डिवीजन ना होता तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाते यहाँ पे? नहीं। क्योंकि सेल थ्योरी की आपने एक बात सबसे आपको सबको पता है, सेल थ्योरी में साफ साफ लिखा है कि सेल अपनी पुरानी सेल से ही बनती है, नई सेल नहीं बनती है। इसका मतलब एग्जिस्ट हम लोग यहाँ पे तभी कर रहे हैं जब सेल क्या कर रहे हैं? डिवाइड। चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। मतलब डीएनए सबके पास होना चाहिए ना। हम लोग न्यू सेल तो नहीं बना सकते ना, न्यू सेल तो नहीं बना सकते। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सेल को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, और जिससे आज हमारे अंदर कितनी सारी सेलें हैं। अब आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, खाली ये किसी को बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा लिख लो, अगर आप लोग लिखो तो ये वाला, कि जो बच्चे करने आए थे क्योंकि आपको इससे क्लियर रहेगा। क्या क्लियर रहेगा? ये लिखा है डीएनए अमाउंट, इससे आप लोग ये क्लियर रहेगा कि सेल साइकिल में क्या कंडीशन रहती है और क्या रहता है। ठीक है, लिख लो आप लोग। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया सब बच्चों ने? लिख रहा है तो लिखो, लिखो लिखो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब ये बात आप लोग समझ गए पूरा कि कैसे होता है सेल साइकिल, क्यों होता है, और सेल डिवाइड कैसे करेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, टेंशन ना लो हम लोग। अगली एक बात आप लोग और सुन लो खाली बस, इसके बाद में ये क्या आ रहा है बार बार। चलो इधर देखो, अब आपको उधर दो टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस। कौन सा होता है बेटा? माइटोसिस। और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है जब मुझे डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड बनानी हो। मतलब एक सेल है और इससे कितने सेल बन गए, मतलब ये कैसी सेल है? डिप्लॉइड। ये भी कैसी बनेगी और ये भी कैसी बनेगी? यहाँ भी 46 क्रोमोसोम, यहाँ भी 46 और यहाँ भी, ये कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? एक सेल होती है, उससे पहले 2 सेल बनती है और फिर ये दोबारा डिवीजन करता है, तो फाइनली कितना बनता है?
मतलब अगर आपसे कहा है कि एक पेरेंटल सेल से अगर 2 डॉटर सेल बन रही हैं, इसका मतलब डिवीजन कौन सा है? माइटोसिस। अगर एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल बन रही तो डिवीजन कौन सा है? मियोसिस। यहाँ बेटा ये कैसे सेल होगी? डिप्लॉइड। क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 46। लेकिन फाइनली जो यहाँ पे बनेगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। और इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब मुझे 46 से कितने करने पड़ते हैं? 23, तो वहाँ कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। समझ गए? इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी में कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस। क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46। लेकिन जहाँ गैमीट बन रहा है वहाँ क्या हो रहा है? मियोसिस। समझ गए? तो बेटा ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस की। तो मैं किताब पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम लोग एम पेज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हटा दो इसे। अब मैं आपको एक लाइन समझाऊंगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है वो पूरा वही लिखा हुआ है सब कुछ। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ? यहाँ से पढ़ेंगे ना फेज ऑफ सेल साइकिल। चलो बेटा यहाँ पे देखो एक सेल साइकिल बना हुआ है, आप लोग बताओ मुझे यहाँ देखो ये वाला जो फेज होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कौन सा फेज है? यहाँ तक आई फेज है। ये वाला कौन सा है? इसके बाद इसमें देखो जी, हाँ हटा गया दिख रहा है। यहाँ देखो ये वाला कौन सा है? G1। ये वाला कौन सा है बेटा? G1। ये S और ये कौन सा है? इसके बाद ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फाइनली क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये होगा काइनेटोकाइनेसिस और ये क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखो ये वाला फेज कौन सा है? G0। जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता है वो कहाँ जाता है? G0 फेज में। ध्यान रखना आपको, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन वो डिवाइड नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो हम लोग एक सेल एक करके बात करें फेज के बारे में। ठीक है, देखो कह रहे हैं अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24। मतलब सिंपल से ये कह रहा है कि हमारा एक सेल कितने टाइम में डिवाइड कर जाता है? 24 घंटे में। जिसका मतलब 23 घंटे में होता है आई फेज और फाइनली 1 घंटे में क्या होता है? एम फेज। फाइनली कितने घंटे में डिवाइड करता है? इसका मतलब मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि लगभग हमारा पूरा बॉडी 5-6 साल में एक बार पूरा नया हो जाता है। मतलब इसका ये होगा कि अगर आप 6 साल पहले जो थे वो आज आप नहीं हो। अरे अगली बात ये है, अगर आप लोग दर्शन पढ़ोगे ना तो आपको ऐसी बातें पढ़ने को मिलेंगी, आपको चक्कर में पड़ जाओगे। हम तो खाली बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या बता रहा है। वो लोग इन्हीं चीजों में घूमे रहते हैं ना। वो ये बताते हैं, जैसे एक मैंने बहुत अच्छी को पढ़ी थी, वहां बता रहे थे वो कि ऐसे मानते हैं हम लोग आत्मा होती है, मानते ना आत्मा होती है, ऐसा मानते ना। और तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा का हमारे बीच कनेक्शन कैसे होता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आ गए। प्रूफ नहीं कर, साइंटिस्ट नहीं, वो मतलब वैसे लोग जो ये चीज देखते हैं, हाँ, वो अभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाए कि हमारे बीच कनेक्शन कैसा है। आप लोग सोच सकते हो ना, एक जैसे शरीर क्या है? फिजिकल डेप्थ, भौतिक है, और वो क्या है? आत्मा। उसका कोई आकार सुनना है ना, कोई शेप है उसकी, ना कोई भौतिक है, तो फिर उसका हमारा कनेक्शन कैसे है? अब तो मैं वही तो बता रहा हूँ। तो ये सब सारी बातें बहुत हैं, लेकिन आप लोग ये पढ़ो है सर कम आगे। अगले क्या कह रहे थे? देखो सुनो कह रहे दिस, कई साइंटिस्ट ये प्रूव कर पाए कि आत्मा जैसी या कुछ चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर साइंटिस्ट नहीं, मतलब वो दार्शनिक लोग होते हैं, उनने मान लिया कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे धर्म भी जो नहीं मानते आत्मा है, पुराने जो धर्म, जैन धर्म हम लोग पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म, ऐसा कुछ, मैंने क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है कोई। और फिर लोग ये बोले कि जब हम कुछ सोचते हैं तो फिर हमारा फिजिकल बॉडी क्यों नर्वस हो जाता है? जैसे आपने गलत बात सोची, आपका फिजिकल बॉडी क्या हो जाएगा? नर्वस हो जाएगा। तो मतलब कुछ तो ऐसा है। तो वो चीज़ें बहुत बड़ी लेवल में हैं, लेकिन हम लोग ये पढ़ेंगे कभी। और मैं पढ़ता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, ठीक साथ साथ। पहले ये पढ़ लो वाले जी।
यहाँ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। ये कहना चाह रहा है कि जो टाइम पीरियड है जरूरी नहीं कि हर एनिमल में हर सेल 24 घंटे में डिवाइड करे। ये सेल टू सेल और एनिमल टू एनिमल ये टाइम क्या करता है, वेरी करता है। मतलब किसी में 24 घंटे में होता है तो किसी में 1 घंटे में होगा, किसी में 90 मिनट में होगा, किसी में 5 घंटे में होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा ईस्ट फॉर एग्जांपल। अभी ईस्ट का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली कितने टाइम में डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि ईस्ट का जो सेल है एक बार में डिवाइड कितने टाइम में कर लेता है, 90 मिनट में। हमारे सेल कितने टाइम में डिवाइड करता है, 24 घंटे में। ये ध्यान रखना है आपको, दोनों बातें इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ईस्ट वाला जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे स्टार बना लो, और जहाँ 24 घंटे लिखा हुआ है वहां पे आप लोग स्टार बना लो। अगले कह रहे हैं द सेल साइकिल डिवाइड इनटू टू फेज। फेज कौन कौन से, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज का पे कितने फेज होते हैं, G1 S और यहाँ पे P M A T और साइटोकाइनेसिस। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये आराम से याद हो जाए। इसमें यही तो है सीक्वेंस में चीज तैयार करना, और इस चैप्टर में कुछ थोड़ा है। देखो हम लोग पहले बात कर रहे हैं, क्या बता रहा है इसके हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, कह रहे थे एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। आप लोग बताओ, ये देखो जो आई फेज होता है वो दो एम फेज के बीच में नहीं होता है क्या, और एक्चुअल में सेल डिवाइड करता है वो कौन से फेज में करता है, एम फेज में। किसमें करता है, एम फेज के बाद ही डिवाइड करता है, मतलब दो सेल में डिवाइड होता है। अगले कह रहा है बेटा इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 घंटे एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। कह रहा है द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि 95% टाइम में क्या होता है, आई फेज, और लास्ट में जो सेल डिवाइड करता है उसमें कितना टाइम लेता है, खाली 5%, या मैं बोलूँ तो 24 घंटे में 23 घंटे सेल तैयारियां करता है और 1 घंटे में क्या करता है, डिवाइड करता है। समझ में आया, ठीक। अगले कह रहे थे एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। अब मैंने आप लोगों को कहा था बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ कह रहा है एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome, इसे क्या बोलते हैं हम लोग। आप लोग ये बताओ मुझे, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या मैं खाली न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा हूँ? मेन वो बताना चाह रहा है कि वहां पे हम क्रोमोसोम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम ही तो है, यानी कि डीएनए तो है। तो डीएनए क्रोमोसोम को डिवाइड कर रहे हैं, वही तो होता है कैरियोकाइनेसिस। समझ गए हम लोग, ठीक है। आगे कह रहे हैं एंड यूजुअली एंड विद, और बाद में क्या होता है, डिवीजन ऑफ, और जो क्या होता है, साइटो। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एम फेज में दो फेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तो मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? या मैं ऐसे कह दूं कि एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज ये सब होते हैं, और बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। कह रहे थे आई फेज दो फॉर द रेस्टिंग फेज, और कह रहे हैं इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए इन एन ऑर्डरली मैनर। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई फेज में क्या होता है, बताओ आप लोग। भाई सेल ग्रोथ करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को, बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, और इसके बाद क्या बनते हैं, क्रोमोसोम, यानी कि डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डबल। अच्छा एक कोई आंसर क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, बताए वो बच्चा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन पता है किसी को, किसमें, एम फेज में, एस फेज में। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, क्या होता है, एस फेज में होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, क्योंकि बच्चे समझते हैं प्रोफेज में, एक्चुअली बहुत बच्चों को ये पता होता है प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते हैं तो वहीं पे सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता होगा, लेकिन एक्चुअली वहां पे नहीं होता है, एस फेज में होता है। चलो अगले देखो बेटा, ये बताओ मुझे, कह रहा है G1 फेज, S फेज, और कौन सा है, G2 फेज। और ये बात पता है किसकी कर रहा है यहाँ पे, ये बात कर रहा है आई फेज की। किसकी बात कर रहा है,
और कह रहा है इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज G1 S और G1 का मतलब क्या होता है गैप 1, S का मतलब क्या होता है सिंथेसिस फेज और G2 का मतलब क्या होता है गैप 2 फेज। ठीक है, अब हम लोग एक करके बात करेंगे G1 में क्या होता है, S में क्या होता है और G2 में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कह रहे अब बेटा ध्यान सुनो, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोग बताओ अगर G1 की बात करेगा तो G1 से पहले क्या होगा, M हुआ होगा नहीं, और इसके बाद जो बाद में होगा वो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि S फेज। उसके बीच के फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, G1 फेज। क्या बोलते हैं, G1 फेज। कह रहे ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट। आपको पता ही बात, यहाँ रेप्लिकेट करना होता है, कहाँ होता है, S फेज में होता है। तो कह रहा है अगली देखो क्या कह रहे हैं, S और क्या बोलते हैं, मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। यानी कि S फेज में क्या हो रहा है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन, बेटा मेन खेल तो यही है, हम इसको ही तो आधा कर रहे हैं पूरा डिवीजन, इसीलिए तो हो रही खेलना है कि पूरा क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, हमें यही तो डिवाइड करना है जो डबल हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा है सर हम तो खाली रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, बात खत्म। ये रेप्लिकेशन पूरा आपको पढ़ाया जाएगा कहाँ, जेनेटिक्स में। जब आप पढ़ोगे डीएनए रेप्लिकेशन, साफ साफ हेड करवाऊंगा, 2-3 डायग्राम बनवाऊंगा आपको, ठीक है। तो वहां पढ़ेंगे हम लोग रेप्लिकेशन कैसे होता है, और वो कहाँ होता है, यहाँ होता है इस पेज में। सिखाया कहाँ गया आपको, जेनेटिक्स में। जब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तब आपको बताऊंगा रेप्लिकेशन एक्चुअली में कैसे होता है। अगले देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। कितना हो जाता है, और कह रहा है अगर इनिशियल 2C है तो कितना हो जाएगा 4C। ये समझ में आया। और कह रहा है however there is no increase in the chromosome, ये बेटा यहाँ स्टार बनाओ। कह रहा है डीएनए का अमाउंट यहाँ डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, ऐसा नहीं क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे जब डीएनए अमाउंट डबल हुआ है तो, बल्कि क्रोमैटिड डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्रोमैटिड, अगर देखा जाए तो। कह रहा है इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज, कह रहा है आफ्टर S फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, दैट इज 2n। यानी कि सेल कैसा रहता है, डिप्लॉयड ही रहता है। हमेशा ध्यान रखो आप लोग बेटा, यहाँ क्रोमोसोम नंबर से मतलब उसका पता है क्या है कि सेल डिप्लॉयड रह रहा है। कैसा रह रहा है, अगर सेल मान लिया डिप्लॉयड से 4 क्या बोल सकते हैं, उससे और दुगना हो जाता तो हम मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हुए हैं, ज्यादा हुए हैं। जब सेल डिप्लॉयड है इसका मतलब क्रोमोसोम 46 रहे होंगे, 23 कर रहे होंगे, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो गया, डबल। बेटा ये बताओ यहाँ तक क्लियर हो सब बच्चों को, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब देखो अगले कह रहे एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। इस तरह यहाँ पे एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन किसमें हो रहा है, एनिमल सेल में, क्योंकि सेट किसका, हिस्टोन का, वो होता है तुम्हारा जीवन में होता है, नहीं एस हिस्टोन प्रोटीन का, लेकिन जीवन में तो होता है, मैक्सिमम होता होगा, लेकिन जीवन में भी बहुत सारे एंजाइम का होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लिखा है अगर तो ठीक है, लिखा है यहाँ पे नहीं लिखा तो इसका रीजन मैच होता है। अच्छा, लेकिन जीवन में भी होता है, मैं ये कर रहा हूँ सबसे ज्यादा तो ऐसे होता होगा। ठीक है, ठीक है ओके। और दूसरा ऐसे क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन देखा था ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें लिखा था एक तो डीएनए रेप्लिकेशन लिखा था, एक लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेशन, और एक लिखा था हिस्टोन प्रोटीन। और उसमें जो आंसर था हिस्टोन का था G1 फेज, S का था डीएनए रेप्लिकेशन, और G2 का क्या था क्रोमोसोम और सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो आप लोग क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ वो क्वेश्चन की बात करना है, ज्यादा जहाँ इसकी बात करें वो वही सोच लेना। ठीक है, आगे देखो बेटा, तो कह रहा है सेंट्रल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ये लाइन ध्यान रखना बेटा, किसकी बात कर रहा है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। अगले कह रहा है बेटा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस बाय सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस, और साथ साथ में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सेल ग्रोथ करता है कॉन्टिन्यू। समझ गए। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, जीवन होता है,
उसके बाद एस फेज होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रल डुप्लीकेशन होता है कौन सेल में, एनिमल सेल। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब अगले देखो, अभी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, टॉपिक बड़ा नहीं हुआ है मैं सबको ये क्लियर हो रहा है, G1 एंड G2, ये कोई ज्यादा कठिन बात नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बात चल रहा है, सही लगेगा। अगले कह रहे हैं सम सेल इन द अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। बेटा बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं जो अडल्ट में मतलब बाद में जाके डिवाइड नहीं करती है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं वो। तो वो जैसे एग्जांपल लिखा है किसी सेल, हार्ट सेल, समझ गए। अब आपका हार्ट इतना बड़ा थोड़ा हो जाएगा, उतना ही बड़ा रहेगा इतना हो गया है, और उसके बाद तो उसकी सेल रिप्लेस करेंगे लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेंगे। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ऑकेजनली, का मतलब क्या होता है, कभी कभी जब उन्हें रिप्लेस करना है सेल को तब डिवाइड करना होगा। कह रहा है एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ सेल डेथ। आप लोग सुनो, बहुत सारी ह्यूमन बॉडी में ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सेल डिवाइड करना नहीं चाहता है। डिवाइड कब करता है, जब कोई सेल डेथ हो गया है, ये सेल को रिप्लेस करना है, तब वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और ये से एग्जांपल क्या है इसका, हार्ट सेल हो गया। ऐसे न्यूरॉन का भी होता है, न्यूरॉन सेल भी हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी करते हैं, ठीक है, ये हो गया। आगे कह रहा है बेटा these cells that do not divide further exist G1 phase to enter an inactive stage, जिसे क्या बोलते हैं, G0 स्टेज या फिर क्विसेंट स्टेज। यानी कि अगर कोई सेल है वो डिवाइड नहीं करना चाह रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो वो कौन से फेज में जाएगा, G0 फेज। समझ गए आप लोग, यानी कि वो एस फेज में नहीं जाएगा। कह रहे ऑफ द सेल साइकिल सेल इन द स्टेज रिमेन, अब जो सब सब लिखा है मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऐसा G0 फेज में कब सेल जाता है, जैसे रिक्वायरमेंट किसी एनिमल को होती है वैसे। भाई अगर किसी सेल को डिवाइड होना है तो वो G0 फेज में ना जाएगा, सही है। G0 फेज में कब जाएगा, जैसे एनिमल की रिक्वायरमेंट होगी, उसको सेल डिवाइड नहीं करना है तो G0 फेज चला जाएगा, और करना है तो नहीं जाएगा। अगले कह रहे हैं इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। अब देखो यहाँ पे, ये तो आपको भी पता है भाई, हमारे पास कितने टाइप सेल हैं, दो टाइप की, एक सोमैटिक और एक जर्म सेल। जर्म सेल से क्या बनता है, गैमीट, यानी गैमीट वाली, और सोमैटिक हमारी जो पूरी बॉडी की होती है। तो हमारी पूरी बॉडी में कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस, और जो जर्म सेल में हो रहा है कौन सा हो रहा है, मियोसिस, क्योंकि वहां क्या मर रहे हैं, गैमीट। और गैमीट आप लोग बताओ, आपको बॉडी में खाली एक ही जगह 2-3 गैमीट बनते हैं और वहीं पे हमें म्यूसिस करना होता है, और बकाया हमारी पूरी बॉडी में कौन सा हो रहा है, माइटोसिस। समझ गए, ठीक। However, there are few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis. अब आप लोग एक बार सुनो मेरी, ये आपको ऐसे इतना इससे सीरियस मत समझो, मेरी बात सुनो पहले। बेटा एक बात बताओ आप लोग, अगर कोई सेल डिप्लॉयड है, कैसे है, ध्यान समझे ना, सुन लो आप लोग। अगर कोई सेल डिप्लॉयड है, मुझे डिप्लॉयड बनानी है, मतलब सेम क्रोमोसोम रखने हैं, आप लोग बताओ कौन सा होगा, माइटोसिस। अब मैं गैमीट के लिए क्यों बोलता हूँ मिस होता है, क्योंकि वहां में हैप्लॉइड बनाने पड़ते हैं। कैसे बनाने पड़ते हैं, अब एक बात मेरी और सुनो, अगर कोई मान लिया सेल पहले से हैप्लॉइड है, क्या है, हैप्लॉइड पहले से है, उसका मतलब मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, अब उसको गैमीट भी बनाने हैं, तो क्या बताओ इस हैप्लॉइड सेल को क्या मैं और आधा कर सकता हूँ, नहीं। तो बताओ इसमें हमें बनाने के लिए हैप्लॉइड सेल क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। ऐसे बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, जैसे हनी बी में क्या होता है, हनी बी में हैप्लोडिफरेंटिंग मैकेनिज्म होता है। अगर कोई हैप्लॉइड है, अब उसके पास पहले 16 है, मतलब हैप्लॉइड है, और उससे हैप्लॉइड सेल ही बनानी है, तो बताओ क्या होगा, माइटोसिस। वैसे हमेशा जब हैप्लॉइड सेल बनती है तो क्या होता है, मियोसिस, क्योंकि वो डिप्लॉइड से बनती है। लेकिन अगर मैं कहूँ हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगी तो कौन सा होगा, क्योंकि बेटा एक ही बात आप लोग याद रखो, माइटोसिस में सेम क्रोमोसोम रहते हैं। कैसे रहते हैं, अब कोई सेल पहले से हैप्लॉइड है और मुझे हैप्लॉइड ही बनानी है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। ध्यान रखना है बेटा, ये बात बिल्कुल मत बोल देना किसी सामने कि जब हैप्लॉइड सेल बनानी होती है तो मियोसिस होता है। वो कह देगा अगर बताओ पेरेंटल सेल पहले से हैप्लॉइड है तो क्या करोगे, तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस।
आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि जब मैं डिप्लॉयड सेल से कैसे बनाऊंगा तो करूंगा म्योसिस, अगर मैं डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनाऊंगा तो क्या करूंगा माइटोसिस, अगर मैं हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाऊंगा तो क्या करूंगा माइटोसिस। या ऐसे बोल दो जहां पे मुझे सेम क्रोमोसोम रखने हैं माइटोसिस और जहां मुझे आधे करने हैं वो म्योसिस। समझ गए? ठीक है, चलो अगले देखो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो बेटा यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। अब यहाँ एक्सेप्शन क्या बता रहा है, हनी बी, और वो भी क्या बता रहा है, मेल। ये क्यों बता रहा है वो सुनो, तो समझा दूंगा आपको क्या बता रहा है। यहाँ देखो थोड़ा हनी बी का एक्सेप्शन कैसे रहता है और वो क्या रहता है वो सुनो। यहाँ देखो बेटा, कोई हनी बी होता है, उसमें क्या होता है सुनो, कितनी होती है? हाँ ऐसा तो होता है, वहाँ होता क्या देखो सुनो, वहाँ एक मैकेनिज्म होता है, इसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉयडिक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? ये मैं हनी भी बता रहा हूँ जो मधुमक्खियों का। अच्छा एक बार बताऊँ, मधुमक्खियों की बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है सब हर काम में, मतलब हर इंसेक्ट तरह नहीं है वो। उसको अगर आप सही से पढ़ोगे ना, कहीं कोई रानी मक्खी होगी, कहीं कोई ड्रोन होते हैं, वर्कर होती हैं अलग। वो अगर ऐसे डांस करेंगी तो उसका मतलब कुछ अलग होगा, अगर ऐसे डांस करेंगी तो उसका मतलब कुछ अलग होगा। पता नहीं कैसे उनके अंदर कितनी ज्यादा वैरायटी है भाई। और सुनो सुनो, और उसके बाद जो काम करेंगे सेल लेके आएंगे वो अलग लोग होंगे। एक रानी मक्खी होगी, सोचो कितना अजीब चीज है। ड्रोन होंगे। अब ये वाली कहानी समझो तुम्हारी बायोलॉजी में, ठीक है, बकायदा तो आप लोग पढ़ते रहना, बेसिक वगैरह कर रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लो, ठीक है, जो नीट में है। देखो ये सुनो, अरे सुन लो, यहाँ मेल होता है, कोई क्या होती है फीमेल। यहाँ मेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं 16, और सेल कैसा है ये। अब देखो हैप्लॉइड लिखना जरूरी था, अगर मैं खाली 16 लिखता तो आपको पता लगता क्या ये हैप्लॉइड सेल है डिप्लॉइड सेल है? नहीं, क्योंकि अगर मैं लिख दूंगा डिप्लॉइड का मतलब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे 8 पेयर, और अगर मैं लिख दिया ये हैप्लॉइड तो इसका मतलब यहाँ कितने हैं 16 पेयर, तभी तो हैप्लॉइड सेल है। अब फीमेल के पास कितने होंगे 32, मतलब ये सेल कैसा है डिप्लॉइड। अब मुझे पता लग गया यहाँ पेयर में क्रोमोसोम है, यहाँ पेयर में नहीं है। समझ गए आप लोग? सुन लो आप, अब होता क्या है इन लोगों में, देखो क्या होता है, मतलब मेल के पास 16, फीमेल के पास 32। अब आप लोग बताओ इसका अगर गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, तो क्या होगा, क्योंकि सेल तो कदो पहले से हैप्लॉइड है, इसका गैमेट कैसा हो रहेगा 16 वाला, इसीलिए तो बता रहा है। और फीमेल का गैमेट बनेगा तो होगा म्योसिस, क्योंकि बेटा यहाँ 16 एक सेल में और 16 मतलब ये भी हैप्लॉइड, और ऐसे गैमेट बनते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है, कहीं स्टेटमेंट में दे देते खाली हनी बी तो गलत हो जाएगा, मेल हनी बी की बात करेगा तब आप लगाना, कहीं आप वहाँ कहते फीमेल हनी बी, आपको सबने बताया था हनी बी होता है, ये भी ध्यान रखो, मेल की बात कर रहे हैं फीमेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बेटा क्या कर रहे हैं फीमेल की बात कर रहे हैं। समझ गए हम लोग? अब देखो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इनके बीच तो क्या होता है फीमेल क्या होती है, क्योंकि 32 हो जाएंगे ना, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या होता है मेल, मतलब यहाँ पे नहीं हुआ है कोई फर्टिलाइजेशन, ऐसे ही डेवलप हो गया तो क्या हुआ मेल। ये चलता है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये माइटोसिस की बात किसकी कर रहा है, इस वाले कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से ही कैसे क्रोमोसोम है हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में गैमेट बनेगा तो हैप्लॉइड से ही बनेगा, ठीक है। अच्छा हम लोगों में हैप्लॉइड गैमेट क्यों बनते हैं, रीजन है इसका, भाई आधे क्रोमोसोम पापा के आधे मम्मी के, अगर एक पैदा करता तो मम्मी की जरूरत क्या होती है, पापा की क्यों होती है, फिर तो अपने बच्चे लिए घूमते एक करके, शादी नहीं होती, अगली बात ये है। वो कह रहा है शादी इसलिए होती है बच्चे पैदा करने के लिए, इसलिए होती, हाँ इसलिए होती है भाई, यही बात है, सही बात है। सर्वाइव अगर धरती पर रखना है तो क्या यही करना पड़ेगा। ये लिख रहे हैं क्या आप लोग, लिख रहे हैं क्या, पानी 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 गरम नहीं ठंडा नहीं है।
मेरा हो है? गया गर्म पानी पी के तो बीमार कर दोगे मुझे। गर्म पानी से बीमार हो गए सर आप? अरे अभी गर्मी इतनी पड़ रही, गर्म पानी पी के। बीमार नहीं तो हम दवा दे देंगे। हाँ होटल लॉन्च तो कह रहा फिलहाल आपको बीमार तो होना नहीं सर वो आपको बीमार नहीं होने देगा ना, तो शायद आपकी शादी इससे होगी। मेरी शादी के बाद किससे है? सर चिंता है उससे आपकी। आपको ऐसी चिंता है ना? समझ रही हो? चिंता करने को बोले तो ये थोड़ी होता है, हर टेंशन छोड़ना है। मैम की नहीं सर्दी बहुत चिंता करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। मैम की जिंदगी पीछे करते हैं। मैं? शादी करा रहे हैं हमसे यार। किसकी? मैम कौन मैं? अच्छा ये वाली मैं। मैंने शादी का साल ही सोचते हैं, तो लोग कैसी बातें करते रहते हैं शादी वादी। मैं भी हैं? क्या क्या? हाँ वो बात सही है भी, एक टाइम पे आके लगता ही है हो जाना चाहिए। मैम पे कितना अब भाई मैं इस पे कॉन्फ्रेंस का डिजायर रहने दो, होगा कि दोगे उसका। मैम का मैम से है ना, उनका मतलब अपना सबको अब हक है भाई अपनी लाइफ जीने का, क्या दिक्कत है ना? चलो अब बातें हो गई, इधर आ जाए। तो तूने क्या कहा था? मतलब मैम कह रही थी ये बात, ये कह रही थी। तो सही है, बता दो मैम को अच्छा लड़का हो। ठीक है तो कैसी बातें करते हैं, देखो मुझसे करते तो अच्छी बात है, मैम से करते बात है। ये समझ गए हम लोग? चलो आगे देखते हैं। यहाँ जाओ बेटा, आप लोग बताओ तो ये बात समझ गए क्या क्यों लिखा है यहाँ पे? बोलो मत कोई भी, क्यों लिखा है समझ गए? मेल हनी में, ठीक है। अगले देखो क्या कह रहे हैं, तो ये समझ गए इधर हो गया। हाँ ठीक है। अगले बेटा क्या कह रहे हैं? अगेंस्ट बोलो मत, this the plant can show mitotic division in the both haploid and diploid cell from your recollection of example of alternation of generation in plant chapter 3rd। तो आपने ऐसा देखो दो जगह देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो प्लांट केस में, एक मेल हनी बी केस में। मैं एनिमल नहीं बोल रहा हूँ, खाली मेल हनी बोल रहा हूँ, खाली उसी केस में ऐसा होता है और किसी में नहीं होता ऐसा। और दूसरा बेटा किस केस में? प्लांट केस में। अब आप लोग ये बताओ मुझे, अगर मान लिया कोई प्लांट है, उसका जो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइडिक है, कैसे है? तो उसका गैमेट स्वाभाविक कैसे बनेगा? माइटोसिस से बनेगा। कैसे बनेगा? माइटोसिस से बनेगा। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? जैसे स्पोर से, अब ये कह रहा है चैप्टर 3 नाम नहीं पढ़ा है, ब्रायोफाइट बताओ आप लोग। ब्रायोफाइट में क्या होता है? जो स्पोर आता है उससे प्लांट बॉडी बनता है, प्लांट बनता है नहीं बनता है? और प्लांट जो जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोफाइटिक, वो कैसा होता है? बैठ जाओगे तुम लोग, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? अब आप लोग बताओ, अगर गैमेटोफाइटिक के अगर गैमीट बनेंगे तो कैसे बनेंगे? माइटोसिस से, क्योंकि पहले हैप्लॉइड है। नहीं समझ में आ रहा है आपको? समझाऊं क्या? आ गया? एक बार फिर समझ लो। कोई टॉपिक अगर आपको कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो समझो उसे। देखो ये देखो बेटा, अब समझ लो आप लोग ब्रायोफाइट, वैसे भी आप कल बहुत परसों कल कर रहे थे। देखो ब्रायोफाइट में क्या होता है? स्पोर है ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, सही है? ये स्पोर क्या करेगा? मिट्टी में जाएगा और यहाँ से एक नया प्लांट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये प्लांट कैसा होगा? ऐसा होगा। ये कैसा है? लीफ है ये। और ये बताओ कैसा है? गैमेटोफाइटिक। कैसा है?
अब आप लोग मुझे ये बताओ मैंने कैसे पहचाना ये हैप्लॉइड है, क्योंकि बेटा स्पोर से बना है, स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, तो ये प्लांट कैसा होगा? अब इस पे गैमीट बनेंगे, क्या बनेंगे? आप लोग बताओ अगर यहाँ पे गैमीट बनेंगे तो ये गैमीट बने होंगे, गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। अगर एक गैमीट बने होंगे तो बताओ यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस, क्योंकि प्लांट पूरा हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा तो क्या होगा? माइटोसिस होगा। अब इन्हें फर्टिलाइजेशन कर लिया, अब नया प्लांट बन गया, सही है इसके ऊपर। अब ये नया प्लांट बताओ कैसा होगा? डिप्लॉइड, क्योंकि दोनों हैप्लॉइड गैमेट मिलके बनाया है ये, और डिप्लॉइड है तो उसका मतलब ये कैसा होगा? स्पोरोफाइटिक, और स्पोरोफाइटिक है इसका मतलब यहाँ इसमें क्या होगा? म्यूसिस, क्या होगा? तब क्या बनेगा? और ये स्पोर ई वाला तो है, ये होता है ब्राइफाइट। अब आप लोग बताओ ये कैसा होता है? सुनो, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, कैसा होता है? तो ये वाला किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इसके ऊपर। मतलब हम बोल सकते हैं स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट बॉडी कौन सी है? गैमेटोफाइटिक। यही तो बार बार समझा रहा था, क्या समझा रहा था, समझ में आया? तो यहाँ पे बताओ अब इसके गैमेट बने तो यहाँ पे बताओ कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस, क्योंकि ये पूरा प्लांट कैसा है? हैप्लॉइड। अगर ये अब देखो यहाँ डिप्लॉइड प्लांट है, इसकी सेल कैसी? डिप्लॉइड, तो देखो म्यूसिस होगा तभी तो इसको बना है हैप्लॉइड। तो जहां पे ध्यान रखो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना हो वहां म्यूसिस होगा, और जहां हमें हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है वहां क्या होगा? माइटोसिस। तो ऐसे केस बहुत एक्सेप्शनल होते हैं जहां मेन प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड हो। कैसे होते हैं? एक्सेप्शनल। जैसे यहाँ देखो दिख गया हमें और नहीं दिखेगा कहीं पे। ऐसे हमारे ह्यूमन जैसे एनिमल में देखें तो कहाँ दिखा हमें? क्या दिखा? मेल हनी भी दिखा, बकाया नहीं होगा ऐसा कोई, ठीक है? जैसे आम का पूरा बॉडी कैसा है? डिप्लॉइड से बना है, क्योंकि बेसिकली बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड ही होगी, क्योंकि जाइगोट तभी बनता है जब दो सेल हैप्लॉइड मिलते हैं आपस में। समझी बात? नहीं समझे? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, आ जाओ। ये बात समझ गए हम लोग? तो कहाँ की बात कर रहे हो? ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगले। हटा दूं ना इसे? ये चीजें आप लोग बेटा थोड़ी सी ध्यान रखा करो, आप लोग पता है भूल जाते हो सब चीजें बहुत जल्दी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे एम फेज, किसी बात करेंगे। और एम फेज में क्या आएगा? तुम्हारे 4 फेज होंगे, पिरो, मेटा, एना और टीलो। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले पूरा एक फ्लो चार्ट बना दूं अच्छे से, जिससे आपको समझ में आए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो फिर आपको समझ में आएगा वो अच्छे से, ठीक है? देखो होता क्या है समझो। ये मैं पूरा कहानी बता दूंगा आपको, एक ही बात में समझ में आ जाएगी आपको एक्चुअली में क्या हुआ होगा। ये देखो बेटा, अब वो तो नहीं आ रहे चोर वगैरह गाँव में, अब चले गए। मैं कह नहीं रहा थोड़े दिन की चलती है, कोई कहाँ बात चलती है तो क्या थोड़े दिन चलिए, पानी खत्म बस। कहने ड्रोन बहुत उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है ऐसा बोल लेते ना, अब सब खत्म हो गए। और उसके बाद ऐसा बोल लेते तो कहाँ चले गए? वो कोई ना कोई सरकार का ही होगा। इलेक्शन में क्या हो सकता है अभी? चलो आगे से पानी पी सब बच्चे, तब तक आप रिवाइज कर लो, कुछ पढ़ो जो अब तक पढ़ाया। सर में जाऊँ कहाँ जाऊँ? क्यों? उनका तो ट्रेन है इसलिए भेज देता हूँ उन्हें। ये मजाक बनाते हैं ट्रेन वाले, मजाक बनाते हैं ट्रेन वालों का। मजाक बनाओ बेटा, ट्रेन से आते हैं इसमें नहीं तो होती है, मैंने देखा है। एशियन में
यूट्यूब पे यहीं ऑफलाइन नहीं तो एडी के बाद आपके डेवलपमेंट के कोई सारे बात वो वेडिंग में होगा, वेडिंग में नहीं होती है जैसा लगे हाँ। ना देखा ना यहाँ तो कोई नहीं निकलता ये पहले कभी ओपन हुआ हुआ अच्छा लगता है। देखो देखो ऐसे बच्चे हैं उसके गलियां देखा ना अबे मुझे प्ले क्यों करेगा सर ये तो आपने भी बच्चा दिखाया था अरे ये मैं बता रहा हूँ इसकी कहानी क्या थी। हाँ तो पता है मैं एक चक्कर में पड़ गया ना उसमें मुझसे सुनो, सुनो, सुनो। ये तो गया ये जो वहाँ पे है हमारा कोचिंग उसके जस्ट अगले इसने ओपन किया था। ओपन करने के बाद आज तक कोई बच्चा नहीं आया, वैसे ही बंद पड़ा है। अरे मुझे अरे जाते हैं बच्चे कैसे जाते हैं सर बच्चे कैसे लेकिन उसका अमाउंट बहुत मस्त और उसका अमाउंट शायद 12,000 है, कितना है अरे इसका तो बहुत मस्त है हैं? कितना किसका हैं? बंदे का जिसका है मैंने कहा लूट गए तुम। बेटा यहाँ पे ये कुछ ये खत्म है या कुछ नहीं है? हाँ वही तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल खत्म है मुझे भी मालूम था कि आया था और वो चला गया चला गया। यहाँ बहुत बच्चे हमारे कोचिंग में आते पूछ रहे हैं कि सर वो कहाँ पे हैं, तो मैंने हमें क्या पता कहाँ पे भाई, यहाँ तो इनका अलग हुआ, हमारा क्या मतलब उससे। मेरे से कहते हैं ये लाइव में टेस्ट वगैरह मैंने कहा जो तुम्हारे टेस्ट होते हैं वो टेलीग्राम पे पड़े हैं और दूसरा क्या है कि पीलीभीत में ऐसा यहाँ पे सर्वाइव करना, ये नीट चलाना पड़ा हरीश तक बस की बात ही नहीं है। आप कुछ चला सकते हैं सर एक न्यू लाइट का भी सुना था क्या हाँ यही वही है सब कुछ। और दूसरा क्या है वो सुना होगा तुमने, उसमें प्रचार किया था मुझे पता है। यहाँ सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ कई लोग आए और बंद करके चले गए एक ही साल में, और हम लोग पता है कितने साल से 5 साल से यहाँ पे। न्यू लाइट वाला भी ऑफ हो गया और वो क्यों है? क्योंकि हमें एक्चुअली में कहते न्यू लाइट वाला ऑफ हो गया हाँ वो भी ऑफ हो गया। हम खाली इसलिए हैं कि हम रुपए नहीं बचाते हैं कोचिंग से कोई भी, मतलब इतना चलता रहे खाली वहीं से वहीं चलता रहे सब कुछ। इसी कारण आपने भी सब लगाया था उसमें, मैंने देखा। इसीलिए हम लोग सर्वाइव हैं, यहाँ पे सर्वाइवल हैं। अगर हम चाहें कि हमें एक बार बच जाए वहाँ से नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा, बंद करके भाग जाएंगे। तो हमें खाली ये है कि बच्चे पढ़े बस खाली, और मेन चीज़ क्या है कि हमारा उतना खर्चा चला है, खर्चा तो ना वो खर्चा उतना है, इतने तो बड़ा होता रहे तो नहीं पता, तो इसीलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं। बेटा वहाँ पे खुद बताओ, एक किसी भी नीट टीचर की जो पढ़ाते हैं उनकी सैलरी, अगर तुम कोई अच्छा टीचर पढ़ाओगे, मान लो 50,000 प्लस मिनिमम सैलरी होती है एक पर मंथ की, पर मंथ का रहा हूँ ये, कल तुम चले काम को बढ़ा तो समझ ही नहीं सकते। और मैंने उनसे ये भी पूछा था कि बायोलॉजी के टीचर हैं वो नवाबगंज के बताए तो उसमें ऐसे होते होगा। सुनो 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 सुनो, अरे सुन तो लो मेरी बात। और अगर आप लोग चले कानपुर कोटा की तरफ, तो वहाँ पे पूरा पैकेज होता है 20 लाख पर ईयर, 30 लाख पर ईयर, 40 लाख पर ईयर, 1 करोड़ पर ईयर तक होता है। सोचो 1 करोड़ पर ईयर तक होता है। मेरे पास इसी साल ऑफर आया, मैं अभी दिखा दूंगा व्हाट्सएप पे, 50,000 प्लस पर मंथ दे रहा था, बाहर रहने का खाने का सब मेरा फ्री था, पूरा वो दे रहा था, फ्लैट दे रहा था, और पूरे अच्छे तरीके से व्यवस्था कर रहा था पूरी, और बुला रहा था, मैंने डेमो देखा था। तो लेकिन मैं नहीं गया। तो मैं ये बता रहा हूँ एक नीट टीचर की क्या होती है वैल्यू हैं? ये आयुष सर्कल लाइक प्लस एग्जैक्टली हाँ इतना होता है। मैं कह रहा हूँ 1 लाख महीना, वो मुझे मेरा हिस्स बता रहा था इतना, जैसे मैंने एक मुझे पता था 1 महीने में बच्चे सब कन्वेंस कर लूंगा, और 1 महीने बाद वो ये 50,000 नहीं रहता, वो 1 लाख 2 लाख कितना जाता मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं नहीं गया। और ये मेरे पास अभी मैसेज है, देख सकता हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि सर ऐसी हवा तो नहीं कि बातें करना है, पढ़ा हुआ है ठीक है। वहाँ सब कुछ फ्री था आपके लिए। दूसरा सुनो, हाँ बताओ, क्यों नहीं गया क्योंकि मुझे अपना स्टार्टअप करना है ना, नौकरी ना करनी है। ये तो खाली हम उसकी चक्कर से यहाँ लगे पड़े हैं, मैं यहाँ भी ना आए बहुत तक, इतना रुपए का लाभ नहीं है सर मतलब बहुत बड़े पैसे वाले हैं। यहाँ। ये है खाली एक सुनो ना, 10 टक गाड़ी यूज करते हैं। अरे यहाँ इतना है कि इससे हमारा अपना स्टार्टअप थोड़ा सोच रहे हैं, पूरा स्टार्ट हुई है ज़्यादा चलेगा। अब सुनो दूसरी बात क्या है बेटा, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो ये यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल बात है, कोई नहीं कर पाता। कंफर्म करना था, मुझे मालूम था कि
सही है, आप बता देना उसको कि तुम्हारा कुछ नहीं है। और तुम ढूंढ कितना लो। amount खर्चा उनका पास पैसा? आपको देना नहीं था। तो मैं जानना सुनना उसको, मुझसे पूछा सुना होगा उसने, मुझसे पूछा तो मैं यही बता अरे आपको मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, हो गया तो मेरे से पूछता। तो इसे तो पता होना चाहिए प्राइवेट कोचिंग कौन सी है, एक ही कोचिंग मैं है। तुझे जानता हूँ। चलो इधर आ जाओ, अब सुनो, ठीक है आप फंस गया, इधर आ जाओ आप लोग। बेटा ये सुनो, सुनो आप लोग सुनो, हम लोग पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ माइटोसिस, क्या समझा रहा हूँ बेटा, और मैं आपको पूरा ऐसा समझा रहा हूँ जो आपको एक बार क्लियर हो जाए। सुनो, पूरी कहानी बता रहा है जीवन से लेके SG2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। सही, कैसे क्या होता है बेटा यहाँ बताओ आप लोग। अब बोलो मत बच्चा, ध्यान सुनो कभी, और आपको लिखना लिख लेना बस, खाली लिखना पढ़ाऊंगा मैं बाद में, पहले सुन लो। सबसे पहले कुछ सेल है, क्या है बेटा, ये सेल है और ये फेज है जीवन। कौन सा है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसके पास क्रोमोसोम है 46 और DNA कंटेंट कितना है, DNA कंटेंट 2C और क्रोमोसोम कितने हैं 46। आप लोग बताओ जीवन फेज में कुछ होगा क्या, नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अब दूसरा फेज आता है इसके बाद S फेज, क्या आता है, अगर एक बार बताओ मुझे, ये S फेज आएगा, चलो मैं पहले बनाऊंगा। S फेज में क्या होगा, DNA रेप्लिकेशन, क्या होगा बेटा, DNA रेप्लिकेशन, और DNA रेप्लिकेशन में आपको पता है 2C से कितना हो जाएगा, और क्रोमोसोम कितने रहेंगे 46। ये बात समझ में आया आपको, समझ में आया। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ बेटा जो सेल के अंदर होगा वो क्रोमेटिन होगा, क्या होगा, यहाँ क्रोमोसोम नहीं होंगे। यहाँ अगर 2C है तो यहाँ कितना होगा 4C, ये डबल अमाउंट हो गया होगा, समझ गए आपको। अगर मैं क्रोमोसोम बनाता, सपोज मानो मैं यहाँ बना सकता था, लेकिन बना तो नहीं सकता ना, तो प्रोफेज बनते हैं, तो पता है कैसे होते, तो आपको समझ में आएगा। वो यहाँ पे अगर 1 पेयर ऐसा है तो यहाँ 1 पेयर कैसा हो जाता, ऐसे। तभी तो जब भी आपको क्रोमोसोम की स्टडी करवाई जाती है तो आपको क्या दिखाया जाता है, क्रोमोसोम क्या होगा, क्रोमोसोम ऐसा होता है, ये दिखाया जाता है आपको। कभी बताया किसने क्रोमोसोम ऐसा होता है, नहीं, क्योंकि प्रोफेज में बनते हैं तो इसका मतलब क्रोमोसोम उस टाइम पे ऐसे ही होता है, समझ गए। और इसीलिए हम बात करते हैं कि इसके पास कितने क्रोमेटिड होते हैं, 2, क्योंकि S फेज हो चुका होता है प्रोफेज में। और इसीलिए एक आपने क्वेश्चन ही पढ़ा होगा कि अगर क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी करनी है, सबसे अच्छी स्टडी करनी है, तो कौन से फेज में करोगे, मेटाफेज में। और मेटाफेज में जब मेटाफेज में क्रोमोसोम दिख ही रहे हैं तो हमेशा ऐसे दिखेंगे, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे DNA बॉन्ड कैसा है, डबल है, बस इसको याद करना है खाली, समझ गए। अब देखो दूसरी बात, तो ये क्लियर हुआ इतना कि यहाँ पे देखो क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम, और DNA कंटेंट कितना है, डबल, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे कितने 2 नंबर, तो देखो 1 2 ही तो है, ऐसे यहाँ 1 2, क्लियर हुआ इतना। अगले देखो बेटा, यहाँ पे बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया, S फेज हो गया, कौन सा हो गया, आपको पूरा एज्यूम करवा दे रहा हूँ कैसा होता है, ठीक है, S फेज हो गया। इसके बाद आप लोग बताओ, इसके बाद G2 होगा क्या, यही तो रहेगा, तो G2 फेज के लिए मैं कुछ बनाऊं क्या, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि G2 में तो ऐसा ही होगा ना। ये कहानी हो गई तुम्हारी I फेज की, किसकी हो गई, ये कहानी किसकी है बताओ, I फेज की। अब यहाँ पे एक बात सुनो आप लोग, ये I फेज हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट होगा M फेज, क्या होगा, और ये तो तुम्हारा जो क्रोमेटिन है अब कन्वर्ट होगा किसमें, क्रोमोसोम में। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर अब जो सेल होगा, यहाँ देखो बेटा, वो क्रोमोसोम कैसे बन जाएंगे, ऐसे। अगर मैं मान के चलूं, यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं मान के चलूं 46 है, कितने, वैसे तो आपको 4 दिखना है, लेकिन कितने 46, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ ना 46, और DNA कंटेंट कितना है, ये समझ में आया आपको, यहाँ तक कहानी समझ में आई ना। इसके बाद प्रोफेज में हो गया, ये फेज है तुम्हारा कौन सा, प्रोफेज। अगर आपको ये समझ में आएगा तो बस माइटोसिस हो गया, प्रोफेज हो गया। मेटाफेज में क्या होता है, ये अरेंज हो जाते हैं, ऐसे देखो, ऐसे अरेंज हो गए। और बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये सुनो, ये क्या होता है, सेंट्रियोल, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से, इससे जाते हैं काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और ये ऐसे दिखते हैं। ये कौन सा फेज होता है, मेटाफेज। कौन सा होता है, इसी फेज में हम लोग बेस्ट स्टडी करते हैं किसकी, क्रोमोसोम की, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से क्रोमोसोम बन जाते हैं वो अच्छे से, ठीक है। क्रोमोसोम बन गया, मेटाफेज हो गया।
एनाफेज में क्या होता है, इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा बताओ। तो ये पता है एक सेल है, और एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है, सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन। और बेटा आप लोग बताओ सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन होगा तो यहीं से तो होगा। तो ये पता है कैसे हो जाता है, देखो ऐसा सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन हो गया ना, क्रोमेटिड क्या हो गया, अलग 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 हो गया। और बताओ ये अपने अपने पोल है सेल कैसे, ये देखो ये ऐसे है, ये कौन सा फेज है, पूरा फेज एनाफेज पे तो होता है। एनाफेज का मतलब ना, एना ना ना मतलब अलग अलग, सेंट्रोमियर से अलग अलग, ठीक है। कहते नहीं ना 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 ना, खाली पता नहीं अरे आपने सॉन्ग नहीं सुना है, कौन सा, वो कौन सा सॉन्ग, मैं सॉन्ग से मैं नहीं सुनता हूँ, लेकिन कुछ सॉन्ग मेरे अच्छे हैं जो मुझे याद है, याद नहीं है मतलब सुनता हूँ अभी तो क्या। अरे सुनो टीलोफेज, अगर मैं टीलोफेज की बात करूँ बेटा तो यहाँ बताओ कैसा होगा, ये आ जाते हैं पता है किधर इधर, तो यहाँ आ गए लोग, आप लोग बताओ करो, ये आ गए यहाँ और ये भी आ गए इधर आ गए। आप लोग बताओ क्रोमेट का यहाँ पे एक नहीं है, एक ही तो है, बताओ एक ही है ना, एक ही तो है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा हो गया, अब बताओ क्या होगा साइटोकाइनेसिस में, यहाँ से डिवीजन हो जाएगा। और आप लोगों को मैं यही दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा इधर कर दूँ, ये छोटा करते हैं, सही कह रहे हैं, पूरा होना नहीं चाहिए, दिख रहा है ना आप लोगों, ठीक है। ये कौन सा फेज है, टीलोफेज हो गया। और बेटा अगर ये टीलोफेज हो गया तो आप लोग ये बताओ इसके बाद कौन सा होगा, साइटोकाइनेसिस। ये अभी तक क्या चल रहा था, कैरियोकाइनेसिस, क्या चल रहा था। अब आप लोग बताओ अगर यहाँ से साइटोकाइनेसिस होगा, अब बेटा यहाँ देखो, आप लोग देख लो थोड़ी देर, यहाँ से होगा साइटोकाइनेसिस, और ये सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो, मतलब एक सेल ये बन गया और एक सेल। अब आप लोग बताओ मुझे, जैसे कोई एक के पास क्रोमोसोम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और एक के पास कैसे जाएंगे। भाई मैं सारी कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, खाली आपको एज्यूम करवा रहा हूँ, ठीक, क्रोमोसोम क्या चल रहा होगा, ऐसे हो जाएंगे। आप लोग बताओ इनिशियल में कैसे ऐसे थे, देखो 4 नंबर था क्रोमोसोम का, 4 है इसके अंदर, 4 इसके अंदर, क्रोमोसोम सेम रहे, और डीएनए कंटेंट डबल हुआ था एस पेज में, वो क्या हो गया, आधा आधा, समझ गए। अब ये सेल कैसा होगा बेटा बताओ, 2C और क्रोमोसोम 46, ये भी कैसा होगा 2C, ये होता है तुम्हारा माइटोसिस। ऐसा समझ में, सुनो जो हमने डबल किया था क्रोमेटिड, वही तो हमने खाली आधा कर दिया बस दोनों में, और ये डबल कब किया था, एस फेज में। एस फेज में इसीलिए बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ रेप्लिकेशन हुआ, 2 सेल 1 से 2 बन गए फाइनली। अब अगर मैं यहाँ ही कंडीशन दिखाऊं आपको, ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस वाले सेल कैसा होता, अगर हम देखते क्रोमोसोम बना सकते तो पता कैसा होता, ऐसा देखो, वैसा ही बिल्कुल है वो सेल, और वैसा ही कौन सा अलग वो, समझ में आपको। यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, खाली इतना किया बस, एस पेज में डीएनए को डबल किया, किस फॉर्म में, क्रोमेट फॉर्म में, क्रोमोसोम बना, और उसको मैंने क्या कर दिया, आधा आधा, और देखो सेम रहा बिल्कुल, और ये क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस, क्लियर हुआ। तो ये तुम्हारा होता है माइटोसिस, क्या होता है, ऐसे हर एक फेज में हम पढ़ सकते हैं और पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं कि क्या क्या होगा, समझ गए। अगर चाहो तो सिर्फ लिख लो जल्दी से। ये आपको बताया बेटा, ये देखो एक बात सुनो, ये वाला कौन सा है, पहला फेज, ये वाला कौन सा है, और ये वाला कौन सा है, ये फिर ये 7 और ये लास्ट में 8, ऐसे फेज होते हैं लगातार, समझ गए। और ये पूरी कहानी होती है तुम्हारी माइटोसिस की। क्या करना मतलब, और छोटा कर दूं? क्यों, आप दिख रहे हैं, लो आप देख रहे हैं आप लोगों, ये ऐसे होता है, ठीक है।
क्या कल आपको संडे जाएगा ना? संडे क्या करो घर पे? कोई से लगाने आपको इतने अभी तक हो चुके हैं, ठीक है सारे। संडे को बुलाएंगे मैराथन कराएंगे। अबे संडे सुनना कह रहा हूँ, अभी आगे बढ़ने दो पहले। बच्चों ने मेरी शादी करवा दी है। अच्छा यहाँ लास्ट ईयर आई थिंक वही थोड़ी सी वैसी मान सकते हो रही है इसी टाइप, उनकी शादी नहीं हुई थी। लास्ट ईयर वो कौन सी थी, क्या नाम था उनका? बंदनी। होगी सभी। अभी ना हुई दावत देनी उन्हें। कोई बात नहीं यार, पूछते हैं। अरे ये बात मत कर। हम सलाह को वापस करते अरे तुम मरवा दिया क्या? फालतू मिस करवा के तुम मिस करवा दे। मैं वही नहीं करता हूँ। हैं। हमारे लिए जॉब लगने वाली है, चाहे जॉब लगती नहीं लगती, ये तो पूछ सकते हैं। हाँ ये तुम्हारा वो अपना इशू है, मेरा नाम क्यों लोगे? अगर राम का नाम ले लेंगे तो कुछ कहेंगे हमें। अरे तुम्हें आपको कुछ नहीं होगा, तुम मैं साथ तुम हो ये बात ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि मैं क्या हूँ? तो फिर तुम तो हो, तुम ठीक है, तो तुम क्यों रखो मेरा नाम? अगर सबके साथ सबके सामने भी लोग पहले भी कहते कि सर लेकिन ये खा लेता है। हाँ। नहीं, लेकिन अगर कोई अलग होता है, सिस्टम का अलग होता है। हैं? ये मैं अपनी मैं दोनों मतलब सिस्टम होता है। कैसे? मैं को हाँ, खाने में देखना तो नहीं करता है। अच्छा नहीं है। अच्छी बात है। बच्चे वो अगर बातें करते सुनते नहीं, इसलिए बहुत है समझती है बहुत। ये कहते रहते क्या था पहले साफ। क्लास से बाहर करके क्या है? न्याय क्लास से बाहर बच्चे साइड से क्लास से बाहर गुस्सा ज़्यादा करती है ना, गुस्सा। नहीं करेंगे कि क्यों नहीं करेंगे? मैं मेरी तरह आपकी टीचर ना है। आगे ये आ रहा था उसे अपने मैं तो खुश रहता हूँ, वो थोड़े हर किसी को अपना टेंशन होता है ना, मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहता हूँ। बातें बात होती है। ये लिख लिया आप लोगों ने? देखो आराम से लोगों ने इससे पता है एक आपके माइंड में बन गया कि माइंडस कैसे हुआ होगा। हम लोग किताब पढ़ लेंगे, याद जाएगा मेरे को। बस थोड़ा सा आपको अभी नहीं लिया, आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है म्योसिस, उसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है। ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया। लिखा थे बच्चे? आप लोग बैठ कर रहते हो, लिख रहा करो। थोड़ी मेहनत करो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आपको पता है बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं? यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके जो कंप्यूटर होंगे, टीम बैठे होंगे, ऐसे बच्चे हैं जो 10 मिनट पे काम नहीं करते हैं। सही है, ये बात सही है।
छुट्टी कर दे तो पूरी पूरी। ये आप जितनी बात आपने लिखा होगा ये तो वो मतलब इसमें पानी का वजह आप देख सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं चल ठीक है। और आपको पता है बेटा फॉर्म कितने पढ़ते हैं और कितनी सीट्स होती हैं सीट पे, तो इसीलिए आपको बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और मेहनत का मतलब है सीरियस पढ़ना पड़ेगा। कहाँ टक्कर पलट जाती है। तो मैंने कल आपको आधा टेस्ट किससे करवा दिया था ना, अभी बचा है ना, कितने तक करवा दिए कल वैसे 115 तो हो गए, तो 115 तो हो गए, 120 हो गए, तो 120 यानी कि 30 क्वेश्चन हो गए थे, आज सारे करवा दूंगा, ठीक है। और हम लोग फिर आपको बता, आप लोग किसी बच्चे ने आंसर की देखा था, आंसर की नहीं वैसे देखा था, बताया कितने सही जा रहे हैं। हाँ सर मैंने देखा। कितने सारे क्वेश्चन देख लिए? हाँ सर 90। तुम्हारे पास आंसर की है क्या? कहाँ है? नहीं नहीं आंसर की है, मिला के देखिए कितने सही आते हैं। तो तुमने जोड़े नहीं, कितने नंबर आ रहे हैं? तुम्हारे टेबल से अभी तक 3-4। एक आप लोग प्लांट किंगडम और एनिमल, वो सॉरी प्लांट और एनाटॉमी, ये दो चैप्टर ऐसे एक बार आप लोग अच्छे से दोबारा पढ़ लो किताब से, या मैं आपको डाउट लगे तो उससे रिवीजन करवा दूं। यहाँ पे पूरी क्लास तो नहीं करूंगा, लेकिन आधे घंटा आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोग तो ऐसे करवा दूंगा, ठीक है। तो बेटा आप लोग ये लिख लिया, आप लोगों ने देख लिया, तो आप लोग एक बार वैसे लोग पूरी कितना पढ़ाया अभी तक, ऐसे बात कहाँ रहे भाई। आपको देने का पता लगता है कितने दिन निकल गए हैं, ऐसा लगता है, ये लगता है देने का हो गया। अगर सोचो आपकी सेकंड क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री होती तो आप लोग कितना, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा सा बोर ना हो। चलो फिर, और शाम को दोनों का ध्यान सुनो बेटा, चुपचाप सब लोग आ जाएगा, तो अगर नहीं आओगे तो क्लास बंद कर दूंगा। और छत पे चले जाएगा, वो बहुत तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ कि देख नहीं रहा है, छाता लेके चले जाएगा, मतलब पढ़ाई की सीरियस नहीं हो गई, ये खाली थोड़ी सी वो मिल जाए कि इस चक्कर से मैं नहीं आया, ये मिल जाए खाली। आप थोड़े जुनूनी बनो, आप बातें बोल रहा हूँ, आप थोड़े जुनूनी टाइप बोलो, जुनून, जैसे आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। दशरथ माँ जी की तरफ पता है क्या था, पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, और आप लोग खाली 1 घंटे का होता क्या सुन नहीं सकते। दशरथ माँ जी ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, वहाँ पे 1 घंटा होना क्या नहीं था, और उसमें कमियां निकालते हुए लाइट नहीं थी, कभी बारिश हो रही थी, मैं भी कहता हूँ बारिश हो रही थी, तो क्या करोगे। चलो ठीक है बेटा, कल हम लोग मिलेंगे अभी 9-8 बजे, क्या होता है कल क्लास है, कल छुट्टी है, आप लोग क्वेश्चन लगाना, ठीक है।
दोबारा बता दूंगा। सर ड्राई फाइट सर मेरे को क्योंकि समझ नहीं आया था। तो मैं ऐसा करूँगा, आपको रिव्यू करवाऊँ तो आपको Yes, सेट करूँगा। सर प्लांट में आप बता दीजिए। कौन सा प्लांट प्लान? चलो मैं किसी दिन टाइम निकाल के पूरा ही बता दूँगा, ठीक है? क्योंकि अभी तो आप इतना समझ नहीं पाओगे।